Hi everyone, how are you all? I hope you're all doing good, protecting yourself from pandemic. And I also hope that you're utilizing your time wisely and preparing yourself for a future. Let's get started with the current affairs of 17th April. First news is who attended G20 finance ministerial meeting from India's side, right? तो इंडिया से किसने अटेंड किया G20 फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। G20 समिट में फाइनेंशियल मीट में क्या हुआ? मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है उन्होंने पॉलिसी मेजर्स शेयर किए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई ने लिए हैं। एवरी ईयर ये फाइनेंशियल मीटिंग G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मनाई जाती है या हेल्ड की जाती है सिंस 1999 से लेकर अब तक। द मेंबर एग्री टू फॉलो, जितने भी मेंबर्स हैं वो एग्री किए टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एफएसबी। एफएसबी क्या है? इट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। इसके जो डिसीजंस हैं उन पे एग्री किए गए। एफएसबी जो है इट इज़ अ बोर्ड दैट वर्क टुवर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वर्क करता है। इट सीक टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो। ये किसका काम है? एफएसबी का। द बोर्ड टेक्स इट्स डिसीजन ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। जो बोर्ड है एफएसबी वो अपने डिसीजन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखकर लेता है, राइट? सो G20 फाइनेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग भारत से किसने अटेंड की? निर्मला सीतारमन ने। India joined hands with which organization to implement National Polio Surveillance Network to contain COVID-19? So it is World Health Organization. भारत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पोलियो सर्वेलेंस जैसा ही नेटवर्क कोविड-19 के लिए भी इम्प्लीमेंट किया है, राइट? सो ये एग्जैक्टली है क्या? विद नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट इंडिया एलिमिनेटेड पोलियो इन 2014। भारत ने 2014 में नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट के अंडर ही पोलियो फ्री, आपको पता होगा भारत पोलियो फ्री नेशन है अभी, ठीक है? सो द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 1997। पोलियो को ख़त्म करने के लिए जो प्रोजेक्ट था वो 1997 में लॉन्च हुआ था भारत में। The Ministry of Health and Family Welfare, along with WHO, is now use the project to control the spread of COVID-19. अब इसी प्रोजेक्ट को हम COVID-19 को स्प्रेड करने को कंट्रोल करने के लिए, उसका जो स्प्रेड है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे। The project aim to cover 100% of immunization in the country. हम इम्यूनाइजेशन पे वर्क करेंगे ताकि लोगों को COVID-19 ना हो ज़्यादा। Along with COVID-19, the team will also be involved to support elimination of tuberculosis and other disease. TB और बाकी other diseases को भी वो साथ साथ में ही उसका डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके लिए भी वर्क करेंगी with COVID-19, राइट? सो न्यूज़ क्या थी हमारी कि भारत ने WHO के साथ मिलकर जो है पोलियो सर्विलेंस नेटवर्क की तरह ही COVID-19 को कंट्रोल करने की बात की है, राइट? नेक्स्ट इज according to the new guidelines, spitting, thukna, in the public was made offence under section which of National Disaster Management Act. National Disaster Management Act के कौन से सेक्शन के अंडर न्यू गाइडलाइंस के तहत स्पिटिंग जो है वो एक ऑफेंस है, ठीक है? सो दैट इज सेक्शन 51 ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सो अब सड़कों पे थूकना या कहीं पर भी थूकना जो है वो ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है? कौन से सेक्शन के अंडर सेक्शन 51। Spitting has been made punishable under Section 51 of Disaster Management Act. The guidelines had also made wearing mask in public places mandatory. इन्हीं guidelines के अंडर मास्क पहनना भी mandatory है। Refusal to abide the order shall lead to imprisonment till 1 year. अगर इसे रिफ्यूज किया जाएगा और कोई इसे नहीं मानता है तो 1 साल तक की जेल हो सकती है। वाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट? हमने इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर क्यों लेकर आए? हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था और परसों भी डिस्कस किया था डिजास्टर मैनेजमेंट का। मेनी स्टेट्स हैव टेकन नो एक्शन अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ COVID-19 थ्रू स्पिटिंग इन द पब्लिक प्लेस। बहुत सारी स्टेट्स ने तो कोई एक्शन लिया नहीं है स्पिटिंग के अगेंस्ट।
विद कोविड-19 मेड अ नोटिफाइड डिजास्टर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाइड डिजास्टर बनाया गया, घोषित कर दिया है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है, इसलिए ये पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। हर एक स्टेट को अलग से इसके ऊपर कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। लेटर ऑन बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर स्टेट जो है अपने लिए एक डिफरेंट रूल बनाए फॉर स्पिटिंग एंड एवरीथिंग। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसे कोविड-19 को नोटिफाइड डिजास्टर के अंडर डाल दिया है, सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बना सके, राइट। तो हमारी मेन न्यूज़ क्या थी कि जो स्पिटिंग है वो अंडर सेक्शन 51, इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस नाउ। Next is the government of India announced dash hotspot and dash non-hotspots in the country of COVID-19. कोविड-19 के भारत में कितने हॉटस्पॉट्स हैं और कितने नॉन हॉटस्पॉट्स हैं, राइट। सो भारत में 170 हॉटस्पॉट्स हैं और 207 नॉन हॉटस्पॉट्स हैं कोविड-19 के। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें जो रेड है ये हॉटस्पॉट रेड जोन है, और जो ऑरेंज है वो नॉन हॉटस्पॉट एरिया है, और जो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं वो नॉन इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम ग्रीन जोन भी बोलेंगे, ठीक है। सो द डिस्ट्रिक्ट्स वर सॉर्टेड इनटू 3 जोन्स, नेमली हॉटस्पॉट्स, नॉन हॉटस्पॉट्स और ग्रीन जोन। आप इनको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स भी बोल सकते हो। द सॉर्टिंग वॉज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये सॉर्टिंग की है। द हॉटस्पॉट आर ऑल्सो कॉल्ड रेड जोन्स, नॉन हॉटस्पॉट एंड ऑल्सो ऑरेंज जोन्स। जो आपको पता चल गया, हॉटस्पॉट रेड होंगे, नॉन हॉटस्पॉट ऑरेंज होंगे, और जहां बिल्कुल भी केसेस नहीं है वो ग्रीन होंगे। हॉटस्पॉट्स आर दोज डिस्ट्रिक्ट वेयर लार्ज नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड। जो रेड जोन्स या हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर बहुत सारे कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट भी किए गए हैं, और वो दिन पर दिन बढ़ भी रहे हैं, उसे हम हॉटस्पॉट या रेड जोन बोलेंगे। नॉन हॉटस्पॉट आर दोज डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द लार्ज नंबर ऑफ कोविड केसेस आर देयर, बट नाउ देर आर नो न्यू केसेस। वहां पर नंबर तो ज़्यादा है, नॉन हॉटस्पॉट एरिया में कोविड-19 के केसेस ज़्यादा हैं लेकिन नए केसेस नहीं आ रहे हैं। और ग्रीन जोन्स वो डिस्ट्रिक्ट्स या वो एरिया हैं जहां पर बहुत ही लिमिटेड या ऑलमोस्ट ना के बराबर कोविड-19 के केसेस हैं, राइट। सो ये 3 जोन्स हमारी अभी रहेंगी। हॉटस्पॉट्स आर टू बी गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी कि वहां पर हमने कैसे इसको कम करना है, राइट। तो भारत में अभी कितने हॉटस्पॉट्स हैं? 170 बनाए गए हैं, और नॉन हॉटस्पॉट 207 और 359 ग्रीन जोन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज the Survey of India has launched a mobile application called Dash to collect information about COVID-19 specific data sets through community engagement. तो ये कौन सी एप्लीकेशन है सर्वे ऑफ इंडिया की? इट इज कॉल्ड सहयोग, राइट। So the application will complement Arogya Setu that was launched for contact tracing, self-assessment and public awareness. आरोग्य सेतु को कॉम्प्लीमेंट करेगी, मतलब इसका डेटा जो है वो आरोग्य सेतु के थ्रू भी सर्वेलेंस की जाएगी, right? The application will also geo-tagged information about India's critical infrastructure, उसके बारे में भी कलेक्ट करेगी इंफॉर्मेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर कितना और कैसा है। This will help public health agencies to take decision and frame protocol in the fight against COVID-19. जितनी भी public health agencies हैं जो work कर रही हैं और लड़ रही हैं COVID-19 के against, उनको decision लेने में help करेगा। This include containment area, ICMR testing laboratories, hospitals, quarantine camps, इन सभी से information ली जाएगी। The data fed into the application by आशा worker, accredited social health agent जो होगा, आशा worker जो होती हैं, and आंगनवाड़ी workers, they will feed the data into the application, will act as a good support system, और ये अच्छा support system होगा क्योंकि आशा worker और आंगनवाड़ी workers जो हैं वो गांव-गांव में एक-एक घर में जाकर डेटा को अपडेट कर सकते हैं, राइट। सो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? सहयोग, और ये किसने लॉन्च की है? सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ऐसा नहीं है कि आरोग्य सेतु और सहयोग अलग अलग काम करेंगी, दे विल वर्क इन कोलैबोरेशन, राइट। नेक्स्ट इज India is buying COVID-19 testing kits from which country? तो COVID-19 testing kits में 1 लाख RNA extraction kit and 5,50,000 antibody testing kits होंगी COVID-19 के लिए। तो हम ये जो
बाय कर रहे हैं, ये कौन सी कंट्री से बाय करेंगे? चाइना से, राइट? In another 2 weeks, India will receive 2 to 3 million kits from China. हम इतनी किट्स जो हैं वो चाइना से लेंगे. इंडिया हैज़ डाइवर्सिफाइड इट्स इम्पोर्ट. इंडिया सिर्फ चाइना से ही नहीं ले रही है, इंडिया ने डाइवर्सिफाई कर दिया, अलग अलग कंट्री से ले रही है, जैसे कि फ्रांस से ले रही है, जर्मनी, कोरिया एंड इसराइल से भी ले रही है. इनिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफ्यूज टू इम्पोर्ट किट्स फ्रॉम चाइना. चाइना से लेना हमने मना कर दिया था क्योंकि जो किट्स आ रही थी चाइना से वो सब स्टैंडर्ड थी, वो सही स्टैंडर्ड की नहीं थी. लेटर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ट्रेस द रूट ऑफ many these suppliers to China. एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने देखा कि कौन कौन से सप्लायर चाइना से ऐसे हैं जो कि सही सब स्टैंडर्ड किट्स नहीं दे रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट कर दिया. इट इज़ टू बी नोटेड दैट 90% ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ इंडिया, जितना भी रॉ मटेरियल आता है, अगर हम कह रहे हैं कि हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बना रहे हैं या कोई रेमडेसिविर कुछ और बना रहे हैं या कोई और मेडिसिन बना रहे हैं, तो याद रहे कि 90% जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाइना से ही आते हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो फ़ायदा होगा वो चाइना को होगा. नो डाउट भारत अगर अपनी दवाइयाँ बेचता है तो भारत को भी फ़ायदा होगा, बट इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल है हमारा वो मोस्टली 90% चाइना से ही आता है, राइट? सो हमारी जो किट्स हैं वो हम कहाँ से बाय कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल चाइना से ज़्यादा कर रहे हैं. चाइना के अलावा हम फ्रांस, जर्मनी, कोरिया और इसराइल से भी कर रहे हैं, राइट? Okay, next is Indian Army observed dash of forces till 19 April 2020. Indian Army ने कहा है that we will observe no movement of forces. Indian Armed Forces की no movement होगी कब तक? 19 April 2020 तक. Why? द ट्रेनिंग एंड टेम्परेरी ड्यूटीज़ जो है वो सस्पेंड कर दी गई है कोविड-19 के चलते टिल May 3rd 2020. द ऑफिसर्स इन हॉटस्पॉट एरिया आर टू ऑब्जर्व नो मूवमेंट टू इनडेफिनेट पीरियड. जो हॉटस्पॉट एरिया में ऑफिसर्स होंगे वहाँ पर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी और उसके लिए कोई डेट भी डिसाइड नहीं है, वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए है. इंडियन आर्मी इज़ टू फेरी स्पेशल ट्रेन. ये स्पेशल ट्रेन चलाएंगे टू मूव सोल्जर्स टू नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो छुट्टी पर थे, ठीक है? दिस इज बिंग डन ऑन टू ब्रिंग बैक ऑफिसर्स हु वर ऑन लीव. जो ऑफिसर्स छुट्टी पे थे उन ऑफिसर्स को वापस लाने के लिए स्पेशल फेरी ट्रेन जो हैं वो स्पेशल ट्रेन जो हैं वो अरेंज की गई हैं. अकॉर्डिंग टू आर्मी सोर्सेज अराउंड 20 to 25% ऑफ आर्मी पर्सोनल वर ऑन लीव. इतने लोग लीव पे थे और टोटल पर्सोनल जो है इंडियन आर्मी में दे आर अबाउट 13 lakhs, राइट? तो क्या है, इंडियन आर्मी ने नो मूवमेंट जो है वो चलाया है कि हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे और जो हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी और जो ऑफिसर्स हैं उनको वापस लाने, जो लीव पर छुट्टी पर ऑफिसर्स गए हैं उनको वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन्स अरेंज की गई हैं, राइट? Okay, next is the Cyber Coordination Center operating under Home Ministry has red flagged which application, citing Indian Computer Emergency Response Team. तो कौन सा साइबर कोऑर्डिनेटेड सेंटर ने सर्टेन के अंडर कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसको रेड फ्लैग किया है, राइट? तो ये जो साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसकी टीम होती है ये सर्टेन की और वो ये दोनों होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं और साइबर क्राइम के अगेंस्ट काम करते हैं. तो इन्होंने रिसेंटली कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसको रेड फ्लैग कर दिया है कि वो सिक्योर नहीं है, एंड दैट एप्लीकेशन इज जूम. तो जूम एप्लीकेशन को रेड फ्लैग किया है. क्यों किया है? The guidelines have been issued to prevent an unauthorized entry into Zoom conference and prevent malicious attack on other users. तो बहुत easily से हैक किया जा सकता है और दूसरों की बातें सुनी जा सकती हैं. The Home Ministry has stressed that government officials should not use the application for official purpose. Government officials को एटलीस्ट ये नहीं यूज़ करनी चाहिए, उससे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, उसके लीक होने का डर है. The main concern of the official is that usage of application has crossed 200 million since the lockdown. इसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है. 200 मिलियन लॉकडाउन के बाद का डेटा है ये. The SciCod was launched in 2018. It was launched as one-stop platform for cyber-related crimes. Zoom application is a web-based video conferencing, आपको पता होगा, that allow users to meet through video voices. Zoom application से video conferencing की जा सकती है, आप देख सकते हो, बात कर सकते हो. तो ये एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड की गई है लॉकडाउन के बाद, बट इट इज़ मैलिशियस, लाइक इसके ऊपर अटैक्स हो सकते हैं, हैक किया जा सकता है और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लीक भी हो सकती है, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज the Ministry of Environment has recategorized all the bulk drugs manufacturers under category dash
to category dash for environmental impact assessment. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ड्रग्स मैन्युफैक्चर को कौन कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है फॉर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. तो ये दो कैटेगरीज हैं जिसके अंडर ड्रग मैन्युफैक्चर को कैटेगराइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने. इट इज़ कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, राइट. तो ये क्या है कैटेगरीज और EIA क्या होता है, राइट. एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज द प्रोसेस टू इवेल्युएट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कॉज ड्यू टू प्रपोज्ड प्रोजेक्ट. कोई भी प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं, हमारी जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करती है. तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो एनवायरमेंट को हार्म कितना कर रहा है, ठीक है, या हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा है. The EIA is backed by Environment Protection Act 1986. You all know that Environment Protection Act आया था हमारा 1986 में, और Environment Impact Assessment उसी एक्ट के अंडर की जाती है. इसमें दो कैटेगरीज बनाई गई हैं ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की, कैटेगरी A एंड B have only one difference. क्या डिफरेंस है? द कैटेगरी A प्रोजेक्ट रिक्वायर मैंडेटरी एनवायरमेंट क्लियरेंस, उनको मैंडेटरी है कैटेगरी A के प्रोजेक्ट को, और ऑन द अदर हैंड कैटेगरी B प्रोजेक्ट अंडरगो स्क्रीनिंग प्रोसेस. उसमें स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है, मैंडेटरी नहीं है एनवायरमेंट क्लियरेंस, राइट. ओके, नेक्स्ट इज द डैश लॉन्च ओबिक्स, OBICUS. किसने ये लॉन्च किया है प्रोजेक्ट? इट इज लॉन्च बाय RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और ये है क्या OBICUS? विल सी दैट. दिस इज द ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे. क्या है? ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, राइट. ये कब किया जाता है और किसके लिए किया जाता है? द सर्वे प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द डिमांड ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. कितनी डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आती है उसकी इंसाइट इस सर्वे से मिलती है. द सर्वे इज कंडक्टेड क्वार्टरली, 4 बार एक साल में किया जाता है. 2008 से ये सर्वे किया जा रहा है बाय RBI. The survey covers 2,500 companies both in public and private sector. Public private sector दोनों में 2500 कंपनीज एटलीस्ट इस सर्वे के अंडर आती हैं. The survey also provide ratio of total inventories to sale. कितनी इन्वेंट्री सेल के लिए अभी पड़ी है, कितनी डिमांड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वो सब के इंसाइट्स लेने के लिए सर्वे किया जाता है. तो ऑबिकस सर्वे जो है इट स्टैंड्स फॉर ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किया जाता है टू चेक द डिमांड्स एंड इन्वेंट्री ऑफ सेल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. और ये कौन करता है? ये RBI करता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Alright, that is it for today. Please like and subscribe the channel for more such videos, and if you have any query, please write us in comment section. Thank you.